स्वागत है आप सभी कौटिल्य बलराम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि जनवरी से इधर मई तक जितने भी बन रहे हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो और आगे एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अभी जो बजट आया था 2021-22 का, उससे लगभग 1 से 2 दिन पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। तो उनका नाम है डॉक्टर अनंत नागेश्वरन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं। तो ये है डॉक्टर अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार का जो कार्य होता है वो बेसिकली जैसे जो बजट आता है और उससे एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा आता है, जो पिछले साल कितना व्यय हुआ, कितना लक्ष्य था, कितना प्राप्ति हुई, अर्थात लेखा जोखा जो होता है वो होता है आर्थिक समीक्षा। तो ये जो आर्थिक सलाहकार का कार्य होता है ये होता है आर्थिक जो बजट आता है आर्थिक समीक्षा करना, इसका मुख्य कार्य होता है। इससे पहले जो थे आर्थिक सलाहकार वो थे एस चंद्रशेखरन। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है, इसका उल्लेख आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। तो जो बजट पेश किया जाता है वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका उल्लेख है। ये है अनुच्छेद 112। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी इसको याद करिएगा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है मनोज सोनी। ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं मनोज सोनी। अब बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी ली आयोग, जो 1930 में गठित किया गया था। 1924 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद में 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। ली आयोग को ही शाही आयोग कहते हैं। इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो है रॉस बारकर। प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करें, मतलब स्वतंत्रता के बाद,
तो वह एच.के. कृपलानी। और जो यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मतलब अगर उसकी पहले उम्र हो जाती है 65 वर्ष तो भी वो मतलब हटा माना जाएगा, लेकिन अगर उसकी कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाती है तभी उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, आप लोग इसको नोट करिए। अब बात करते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो भी अध्यक्ष बनाई गई हैं उनका नाम है माधवीपुरी बुच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा, माधवीपुरी बुच। अब इसकी स्थापना बात करें तो जो सेबी की स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी, लेकिन इसका जो अधिनियम आया वो 1992 में आया। अब जो सेबी का कार्य होता है मुख्यतः शेयर बाजार में लोगों के हितों की रक्षा करना, मतलब उनको जागरूक करना कि शेयर बाजार में आप कैसे पैसा इन्वेस्ट करें, आपको उनसे नुकसान क्या है, फायदा क्या है। तो बेसिकली इसका काम होता है अभी हाल ही में सेबी ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है साथी ऐप। इसको जरूर याद रखिएगा, सेबी ऐप, साथी ऐप सेबी ने लॉन्च किया। अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं तो उनको भी देखते हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, ये इकोनॉमिस्ट हैं और प्रधानमंत्री के सलाहकार भी पहले थे। तो इससे पहले जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर सुमन के बेरी से जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे राजीव कुमार। और अगर पूछा था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। कभी कभी नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो उसको भी देख लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये योजना आयोग की जगह पे आया था। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई
क्या करता है कार्य, इसका एक कार्य होता है बॉटम टू टॉप लेवल पर योजनाओं का निर्माण करना। पहले जो योजना आयोग था वो टॉप टू बॉटम लेवल पर योजनाओं का निर्माण करता था। अगर कोई योजना बनाना है तो वहाँ पर जो विधायिका होती थी उसको पास करती थी, उसके बाद में यहाँ बॉटम लेवल पर योजनाओं का विस्तार होता था। लेकिन जब से नीति आयोग आया है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जमीनी स्तर पर योजनाओं को देखा जाता है कि किन योजनाओं की आवश्यकता है, उसके बाद से वहाँ योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो इसके पहले उपाध्यक्ष पूछा जाता है। नीति आयोग की जब स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, तो सबसे पहले जो उपाध्यक्ष बनाएंगे वो थे अरविंद पनगड़िया। और जैसे जानते ही हैं आप लोग कि अध्यक्ष जो इसके होते हैं वो प्रधानमंत्री हमेशा होते हैं। मतलब जिसकी भी सरकार रहेगी, गवर्नमेंट जो भी पीएम रहेगी वो इसके अध्यक्ष होंगे। और वर्तमान में सीईओ पूछा जाता है इसके, तो वो है सीईओ अमिताभ कांत। और पहले सीईओ पूछा जाए, सबसे पहले जब 2015 में इसकी स्थापना हुई तो उस समय सीईओ कौन थे, तो वो थे सिंधु खुल्लर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। अभी FATF के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो सिंगापुर के हैं, टी राजा कुमार। ये सिंगापुर के हैं। अब बात करते हैं FATF, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस। इसका जो कार्य होता है वो जैसे कुछ देश होते हैं अपने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तो उनके लिए जो फंडिंग मिलती है चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या IMF में हो, तो उनको वहाँ पर ब्लैक लिस्ट किया जाता है, ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। अनेक प्रकार की लिस्ट होती हैं उनमें शामिल किया जाता है, जिससे उनको IMF या वर्ल्ड बैंक से जो राशि मिलती है डेवलप के लिए, कंट्री के लिए, वो उनको नहीं मिल पाती है। तो जैसे अभी पाकिस्तान के लिस्ट में शामिल है, तुर्की शामिल है, और अभी जल्द ही UAE को शामिल किया गया है इसमें। इसमें मेंबर कितने हुए हैं, तो इसमें 39 मेंबर है कुल। बात करते हैं IMF की। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए हैं वो है पियरे डी ओलिवर।
ये फ्रांस की है। पहले जो सौम्या स्वामीनाथन थी इंडिया की, वो IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य कर रही थी। उनकी जगह पर पेरेडी ओलिवर को मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। अब बात करते हैं IMF की, तो इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी, इसलिए इसे ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है और पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं IMF की जो मुद्रा होती है उसे SDR कहा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि IMF की जो मुद्रा है उसमें कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है, तो इसमें 5 मुद्राएं हैं, उसको देख लीजिए। एक है डॉलर, और जापान की मुद्रा येन, और यूरोप की मुद्रा यूरो, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड, और एक चीन की मुद्रा है जिसे युआन भी कहा जाता है और रेमिनबी भी कहा जाता है। और जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है इसे गोल्ड भी कहा जाता है, गोल्ड मुद्रा भी कहा जाता है, पेपर गोल्ड, इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। IMF की जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो बुल्गारिया की हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं ये। इसको जरूर याद रखिएगा कि ये बुल्गारिया के अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि एग्जाम में अब ये नहीं पूछा जाता कि IMF के प्रमुख कौन है। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो IMF के प्रमुख हैं वो किस देश की हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि WTO की जो प्रमुख हैं वो किस देश की हैं, तो वो जो है WTO के प्रमुख हैं नागोजी ओंगोजो-इवेला, वो नाइजीरिया के अर्थशास्त्री हैं। बात करते हैं इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए वो हैं S सोमनाथ। ये सोमनाथ जो थे ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो तिरुवनंतपुरम केरल में है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, इससे पहले वहाँ के प्रमुख थे, और ये है एक रॉकेट वैज्ञानिक हैं। ये इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। इससे पहले डॉक्टर के सिवन थे।
जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई। और डॉक्टर विक्रम साराभाई पहले इसरो के अध्यक्ष भी थे और उन्हीं के मतलब कार्यकाल में ही सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी इसरो की, इसलिए इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। और पूछा जाता है कि भारत का प्रथम रॉकेट कब लॉन्च किया गया था। प्रथम उपग्रह कब लॉन्च किया गया, तो वो था 19 अप्रैल 1975 में, यह था आर्यभट्ट। अभी बात करते हैं इजराइल के बारे में। तो इजराइल ने एक आयरन बीम नामक डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। इजराइल ने लेजर लाइट डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। इसका जो नाम है वो है आयरन बीम। अब इसमें हो क्या, अगर किसी भी मिसाइल को या किसी भी सैटेलाइट को अगर उसको मारना है हवा में, तो ये लेजर क्या काम करेगा कि सबसे पहले यहाँ से रेडिएशन निकालेगा, उसके बाद में उसे प्रोक्सिल करके ऊपर ही ध्वस्त कर देगा। इससे पहले जो इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम था उसका नाम था आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम जो था ये मुख्यतः 100% इसका वो नहीं था, इसकी एक्यूरेसी लगभग 90% मानी जाती है। लेकिन जो ऐसा माना जा रहा है कि जो आयरन बीम है इसका जो एक्यूरेसी होगी ये 100% होगी। एक आंकड़े के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि अगर किसी भी मिसाइल को खत्म करना है हवा में ही, तो उसको नष्ट करने में मात्र 240 रुपये लगेगा। मिसाइल को नष्ट करने में। अब बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी जो जानते हैं कि यरूशलेम है, यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है, यहाँ के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। तो पीएम लिख लीजिए, पीएम नफ्ताली बेनेट। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं इसाक हेर्जोग हैं। और यहाँ एक मस्जिद है, इसका नाम है अल-अक्सा मस्जिद। ये पिछली बार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन कि अल-अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है।
तो ये यरूशलेम में स्थित है। इजराइल एक यहूदी देश है और इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चलता रहता है। इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर जो गाजा पट्टी है वहां पर हमास नामक एक आतंकी संगठन रहता है। इजराइल से और करंट में क्वेश्चन, जैसे कि भारत ने जो हेरॉन ड्रोन लिया है वो इजराइल से लिया है। और इजराइल में एक और अभी इजराइल प्लस अमेरिका ने मिलकर, अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है उसने मिलकर एक एरो 3 नामक मिसाइल का परीक्षण किया। एरो 3 मिसाइल का परीक्षण किया इजराइल ने। और इजराइल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम रिकॉर्ड हुआ था, तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि अब्राहम समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो होता है इजराइल और यूएई के बीच में। और एक जासूसी वायरस था जिसका नाम था पेगासस। एक एग्जाम में अभी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो पेगासस एक वायरस है ये किस देश से भारत ने परचेज किया, तो इसको इजराइल से पेगासस वायरस को परचेज किया भारत ने। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जितने भी आने वाले एग्जाम हैं लगभग इसमें पूछा ही जाएगा, थॉमस कप। ये बैडमिंटन से संबंधित है और अभी तक पहली बार भारत ने थॉमस कप को जीता है। इसका जो विजेता है वो कौन है? भारत पहली बार विजेता। और इसका उप विजेता वो है इंडोनेशिया। पिछली जो बार हुआ था 2021 में उसको भी इंडोनेशिया ने जीता था और ये इंडोनेशिया जो 14 बार जीत चुका है इस प्रतियोगिता को, और जो भारत है ये पहली बार जीता है। तो जो पुरुषों का बैडमिंटन कप जो होता है वो थॉमस कप कहलाता है, लेकिन एक महिलाओं का होता है उसे उबेर कप कहते हैं। ये महिलाओं की बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता। इसको किसने जीता? इसको दक्षिण कोरिया ने जीता। और किसे हराया? तो पिछली बार की जो चैंपियन थी चीन, वो विजेता चीन। दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर ये प्रतियोगिता जीती है। अब बात करते हैं पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड जो दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में यूएसए के द्वारा दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये इस बार जो अवार्ड दिया गया है 2022 का, ये 4 लोगों को दिया गया है। एक है दानिश सिद्दीकी, एक है अदनान आबदी, सना इरशाद
और एक है अमित दवे। ये जो दानिश सिद्दीकी हैं, इनकी अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई थी जब तालिबान आक्रमण कर रहा था अफगानिस्तान में, तो इनकी अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई थी। पत्रकारिता के दौरान ही इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इनको और इनके 3 साथी जो थे, 4 लोगों को मिलाकर पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। 2021 में जो दिया गया था वो एक पत्र है न्यूयॉर्क टाइम्स, और एक है मेघा राजगोपालन। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन पिछली बार, किस पत्र को पुलित्जर अवार्ड दिया गया है, तो ये है न्यूयॉर्क टाइम्स। अब बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार की। तो ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है विशेष कार्य करने के लिए। 2020 में जो दिया गया था, सबसे पहले 2022 का देख लेते हैं, डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है, और 2021 में शकुंतला हरिको को दिया गया था, और 2020 में रतन लाल को। जो ये देता है विश्व खाद्य पुरस्कार, ये वो देता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। पूछा जाता है खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।